अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तलाफ़ी रोड में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे, एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ 8 सितंबर के जलसे की तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं 22 अगस्त के मनसूख होने वाले जलसे से PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक ज़रूर हुई है, जिसका बरमला इजहार वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के साथ साथ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी कर रहे हैं। उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है, पहले वो देख लेते हैं। और हमारी पूरी तैयारी भी मुकम्मल थी, 100% हमने आना था और जलसा करना था। राब्ते फिर किए गए कि वहाँ पे उस दिन चूँकि वो और भी कुछ ऐसे मामला थे, मजहबी जमातों का भी वहाँ पे वो केस था, काफ़ी सेंसिटिव हालात थे वहाँ पर। किसने राब्ता किया था आपसे? ज़ाहिर बात है, एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही राब्ता करती है, जो मुल्क को चला रहे हैं वही राब्ता करते हैं। इंसान तो नहीं, निज़ाम की बात है तो निज़ाम के ही लोग हैं जो राब्ता करते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो राब्ता कोई ऐसा राब्ता नहीं होगा कि लो लेवल पर हुआ होगा। मुझसे रब्ता ज़ाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा। बिल्कुल पैगामात आए थे कुछ और सवेरे जो हम चले गए, ये सब कोर्स उनकी तरफ से आया था, मैसेज आया था कि जी वो अली अमीन साहब को आया था कि जी जलसा मनसूख होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ नून लीग भी तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रही है। ज़राए का दावा है कि नून लीग ने महमूद अचकज़ई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। और इसी पर हम बात कर लेते हैं, क्या वाकई हुकूमत की जानिब से ये जो बात की जा रही है, क्या सिर्फ मुज़ाकरात की बात है या सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी और आपने गुफ्तगू सुनी बैरिस्टर गौहर साहब की भी और अली अमीन गंडा साहब की भी, और क्या देख रहे हैं आप कि अब तक कितने जो हैं वो राब्ते हो चुके हैं और क्या वाकई संजीदा ये राब्ते हो रहे हैं? मैं आपका सवाल तो ठीक तरह नहीं सुन सका डिस्टॉर्शन की वजह से, लेकिन जो मैंने किसी हद तक अंडरस्टैंड किया कि देखें, जो सबसे पहले एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। देखें, ये चीज़ अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं और जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया था। इसमें ये पैगाम भिजवाया जाना, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि बानी PTI की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया, वो रिस्पांस यानी पहली मर्तबा इन 2-2.5 सालों में उनकी जानिब से जो ये सियासी पता फेंका गया, ये ज्यादा हैरानकुन था। इसने नून लीग को परेशान भी कर दिया और नून लीग की लीडरशिप किसी तौर पे ये ना चाहती है और ना वो ये होने देना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी एंगेज हो, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, तो वो ये नहीं चाहते। वो अलबत्ता नून लीग के अंदर एक धड़ा जो है वो ये समझता है कि पॉलिटिकली एंगेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी मुस्लिम लीग नून के एक आला ओहदेदार से ये बात हुई, सीनियर रहनुमा से बात हुई, तो उनके अल्फाज मैं आपको बता देता हूं कि क्या नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई एंगेजमेंट करने जा रही है। तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं। उनका ये कहना था कि इस मामले पे कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी अभी स्टेटमेंट दिन में आया, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि ये एंगेजमेंट हो, जबकि ये बात दुरुस्त है कि नून लीग के अंदर कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है ये होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मीडिया पे आके और जो लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्फ्रंट भी कर रहे होते हैं, उनको टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो कहती है जी, कि बिल्कुल आदिल साहब, बिल्कुल हुकूमत तो डिनाई कर रही है इस बात से, लेकिन आदिल साहब आप बार बार ये कहते रहे हैं कि कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वहाँ दरवाजे बंद है। तो जो आपके ज़राए हैं, क्यों उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दा क्यों नहीं उठाया है? और अब ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो शारे दस्तूर की जो हवाएं हैं अब वो क्या बता रही हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात तो अभी भी कोई नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एस्टेब्लिशमेट के कोई राब्ता तो हुआ है ना, लेकिन एक ऐसा राब्ता बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के जरिए हुआ, इनडायरेक्ट राब्ता हुआ और बानी PTI ने उस पर हैरान कुन तौर पर अच्छा जेस्चर दिया, जो जेस्चर दिए जाने की जरूरत थी।
और ऐसा ही जेस्चर देखना होगा कि वो आगे चल के देते हैं या नहीं। उसके बाद जो चीजें हैं वो फिर आगे जाके मुस्तकबिल में, जाहिर है पाकिस्तान की सियासत है, ये कोई दुश्मन तो नहीं, अपने मुल्क के लोग हैं, एंगेजमेंट होने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में बताया कि कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन ऐसे ही मामला आगे बढ़ते हैं और ये मामला होने चाहिए और मुल्क के लिए एंगेजमेंट होनी चाहिए। और इसके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने एक कंडीशन रखी, उस कंडीशन पे भी बानी पीटीआई ने बहुत हैरानकुन तौर पे ये कहा कि ठीक है जी, हम मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जाहिर है उन्होंने अपनी सियासत भी चलानी है, अपने फॉलोअर्स को भी एंगेज रखना है, उनका सोशल मीडिया पे उनके लिए प्रेशर अलग से है, उनके अपने जो लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, देखें जी हमने तो आपके लिए जेलें काट ली, मारें खाई, अपने घरों से दूर हो गए, आप जो हैं वो एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। एंगेजमेंट अल्टीमेटली एक दिन करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीटीआई बोले, पीटीआई की तो लड़ाई ये थी कि आप हम पर तवज्जो देने की बजाय आप किस जानिब चल दिए, आपने तो उनके साथ दोस्तियां लगा ली, हालांकि ठीक है दोस्तियां लगा ली, बिल्कुल बिल्कुल आदिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल साहब आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से आदिल साहब भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में नवाज शरीफ साहब ने तो सबको एक साथ इकट्ठा चलने की जो उन्होंने तजवीज़ पेश की है, और खबर ये भी है, इतलात ये भी आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब को टास्क सौंपा गया है महमूद अचकज़ई साहब से बराह रास्त, लेकिन पसे पर्दा जो है मुज़ाकरात की पेशकश के लिए। क्या देखते हैं अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, और क्या लगते हैं कि आप इमरान खान साहब जो हैं वो इसको तस्लीम कर लेंगे, और ख़ासतौर पर जो वोटर्स हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मुझे इस बात पे खुशी हुई कि हमारे भाई अदील वड़ाइच साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि अगर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान हो जाएं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, अब या ये हो सकते हैं या इनकी नवीद बाकी है, या इस तरह की बातें आगे बढ़नी चाहिए, या इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि माजी में कम से कम इसी प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता रहा, और मेरा आज भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत एक बहुत बड़ी, एक बहुत मैच्योर रियासत है। पाकिस्तान की रियासत एक ऐसी रियासत है जिसने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से लेके ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अलहदगी पसंद थी उनसे भी बात की। पाकिस्तान की रियासत एक इतनी मैच्योर रियासत है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, जो वैसे सेपरेटिस्ट लोग थे, अलहदगी पसंद लोग थे, अगर उनमें से भी कोई कौमी धारे के अंदर आने को तैयार है तो पाकिस्तान की रियासत ने अपना दिल बड़ा करके माजी में उनसे भी बात की। इस सारे एनालिसिस की बेसिस के ऊपर मेरा पहले भी ये ख्याल था, आज भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत की इतनी बड़ी है, पाकिस्तान की रियासत, उसके अंदर इतनी वसअत है लोगों से बात करने की, इस मुल्क को आगे लेके जाने की, कि हर वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, या हमेशा उस दरवाज़े को ओपन रखता है। ख्वाह वो माजी की नून लीग हो जिसके साथ एक ज़माने में लगता था कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, या आज की पीटीआई हो, या उससे पहले की पीपल्स पार्टी हो 80s और 80s की, तो पाकिस्तान की रियासत के अंदर इस बात की वसअत है। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह की कोई बातचीत के साथ हमारे मसाइल का हल हो, और इन मसाइल को सड़कों के ऊपर, गलियों चौराहों के ऊपर ना लेके आया जाए। आपका जो दूसरा सवाल है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि क्या गवर्नमेंट के साथ पीटीआई की इंगेजमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। ये बड़ी मुख्तलिफ बात है कि क्या स्टेट के साथ, रियासत के साथ इंगेजमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, वर्सेस कि क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इंगेजमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो रियासत के साथ इंगेजमेंट को तो एक्सेप्ट कर लें। मेरा ख्याल है माजी के अंदर भी उनका यही ख्याल था कि रियासत के साथ बात होनी चाहिए, रियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आवाम को रिप्रेजेंट करती है, इनको किसी तरीके एक पेज के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे नाकिस से फ़हम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाए या जरदारी साहब के साथ बैठ जाए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करने के लिए, जिसके अंदर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ मुकदमात बंद हो जाएं, कुछ अंदर आ जाएं, कुछ बाहर आ जाएं, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो वो कोई भी लीडर हो, इंक्लूडिंग, मैं केयरफुली कहूँ, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, अगर वो भी इस बात पे राज़ी हो जाएं
तो मेरा नहीं ख्याल कि जो पीटीआई की लार्जर बेस है वो सब इस बात पे राजी होंगे। लोगों ने इस स्ट्रगल के अंदर जाने दी हैं, लोगों की बच्चे शहीद हो गए, लोगों ने जेलें काटी, लोगों के करियर बर्बाद हो गए, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए। जो इस दूसरी साइड ने, अगर आप सियालकोट की एग्जांपल ले लें तो ख्वाजा साहब ने जो अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, इस तरह तो किसी मुआशरे के अंदर नहीं होता। तो क्या वो तमाम लोग जिनके साथ वो बर्बरियत हुई, क्या वो ख्वाजा साहब के साथ बैठने पे राजी हो जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट में पीटीआई को मसला होगा अपनी पॉलिटिकल बेस की तरफ से, लेकिन रियासत के साथ, स्टेट के साथ एंगेजमेंट पहले भी होनी चाहिए थी, अब भी होनी चाहिए। अब भी होनी चाहिए। हसन साहब, अचानक हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ से राब्ते क्यों शुरू हो गए हैं? क्या हुकूमत खौफज़दा है और ये क्या सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं? क्या नून लीग वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो पाएगी? देखिए मेरीन, बुनियादी तौर पे अगर आप कुछ हफ्ते पहले आप थोड़ा सा मरी में चले जाएं तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर कौन सा इकट्ठ हुआ था, कौन सी मुलाकातें हुई थी। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ साहब, वो वहाँ पर काफ़ी देर क़याम डोंगा गली और फिर मरी फिर विजिट करते रहे, हम उनकी वीडियो देखते रहे। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी वहाँ पर आती रही और वफाकी वुज़रा भी वहाँ पर पेश होते रहे, ब्रीफिंग देते रहे। हालात काफ़ी तब्दील हो उसके बाद हुए। वहाँ पर जहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई, फिर कुछ और हम आम शख्सियात उनकी भी मुलाकातें हुई, उसमें कुछ नवाज शरीफ साहब ने गिले शिकवे भी किए कि आप तो ये हमारी बातचीत हुई थी कि फ़लाँ भी गिरफ्तार होगा, फ़लाँ का भी एहतसाब होगा। वो मामला तय करने के बाद फिर ये मामला उन्होंने कहा ठीक है हम ये मामला चलते हैं, आगे भी हमने मूव करना है, आगे हालात इस हद तक ख़राब है। हम तो ये कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातें बैठेंगी, हम मुआशी हालात बेहतर करेंगे, मुल्की हालात बेहतर होंगे। लेकिन एक सियासी जमात तो इस पोजीशन पर करी है, ना हमें जो है मकबूलियत मिली, ना कबूलियत उस हद तक हमें मिल पाई है हर तरह से, जिस तरह वो चाहना चाह रहे थे, जिस तरह माजी में मिलती रही 85 से लेकर आज तक। उनका ख्याल था कि वैसे क्यों नहीं मिली। अब यहाँ पर बहुत अहम सवाल था। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप देखें कि हमें आलमी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरा IMF आपको मुंह उस तरह नहीं लगा रहा, तमाम तर आप पर सख्तियाँ लगाई करी जा रहा है, हम उस सख्तियों को देखते हुए मामला को आगे बढ़ाई जा रहे हैं, अवाम हम पर एतमाद नहीं कर रही। फिर तीसरा ये था कि जो बलूचिस्तान के मामला बन रहे थे उससे पहले वहाँ पर डिस्कशन हुई, उसके बाद भी 3 मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब से। ये नहीं कि उस दिन मीटिंग हुई, उसके बाद भी राब्ते हुए। शहबाज शरीफ साहब पैगामात रसानी का वो काम करते रहे, फिर जरदारी साहब से भी इनके राब्ते रहे कि अब मामला क्या करना है। आखिरकार जब इन्होंने देखा कि गुर्बत भी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ रही है, अवाम में कबूलियत भी नहीं हो पा रही, हम 14 रुपये रिलीफ दिया फिर भी वो सिचुएशन नहीं बनी। आखिरकार उन्होंने मिल मिला के ये तय किया गुज़श्ता हफ्ते कि हम अपने मुस्लिम लीग नून के किसी सीनियर लीडर को जो कि उस तरीके से पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है कि जीत कर आया हो, हम उसको लगा देते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब से राब्ते के लिए, और उनके राब्ते हैं, आपस में बातचीत करेंगे, आगे मैसेज कन्वे होगा। और फिर मैसेज कन्वे करने का मकसद क्या होगा? मकसद ये नहीं है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, मकसद ये होगा कि वो इनडायरेक्टली बताया जाएगा आपके खिलाफ ये केसेस हैं, ये इकदाम करने जा रहे हैं, ये हालात तब्दील होंगे, हम ये होगा, किसी ना किसी तरीके से इंगेजमेंट की जाए, उनको लाया जाए। जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब भी ये बात कर रहे थे कि हमें तमाम सियासी जमातों को, चाहे अपोजिशन हो, उनका इलामिया जारी हुआ है, तमाम सियासी जमातों को मुआशी बहाल करने के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, वहां को रिलीफ देने के लिए काम करना चाहिए। मेरीन, इसके बाद मामला ये है कि फोकस ये करेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब के थ्रू कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। अगर वो चले जाते हैं तो फिर इनकी कोशिश होगी किसी ना किसी तरीके से हम जो अवाम तक रसाई है, अवाम में जो मकबूलियत हमने लेनी है, वो पते जो माजी में हम 2013 में इनको मिला था, उस तरीके से वो अगले स्टेप पर जा सके और वो इकदाम किए जा सके। और ये बात कहना कि अब पीटीआई के साथ भी कहीं इंगेजमेंट नहीं थी, जिसकी माजी में कई खबरें आ रही थी कि राब्ते नहीं है, खुद कहीं ना कहीं से सराय से खबरें आती थी कि राब्ते नहीं है, राब्ते तो थे। और खुद अली मीन गंडापुर साहब से जब मेरी एक कुछ मई के महीने में मुलाकात हुई, क्या करेंगे जब इमरान खान साहब बिल्कुल ख्याली प्लान के मुताबिक बाहर चले जाएंगे? मैं आपको उसके बाद ये मकबूलियत के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं नहीं ये कह रहा कि बानी पीटीआई जाने को, फिलहाल तो बानी पीटीआई पाकिस्तान में मुकाबला कर रहे हैं। मेरी इतला ये है कि जो उनसे मुलाकातें करके आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान में मौजूद हूं, ना मैं बाहर इलाज करवाने के लिए जा रहा हूं, ना मैं कहीं जा रहा हूं, मैं तो यहां पे स्टैंड करूंगा, मैं तो मुकाबला करूंगा आवाम के लिए, और मैंडेट वो कह रहे हैं हमें वापस करें। अब दूसरी चीज, मैं मुस्सन की बात कवर कर रहा हूं। जब मेरी बात हुई थी अली मीन गंडापुर से आज से मई में,
तो जब मुलाकात हुई, कुछ और भी कुछ लोग थे, तो मुलाकात मैंने सिर्फ एक सवाल किया था कि आपके राब्ते नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल राब्ते हैं, बहुत बेहतरीन राब्ते हैं, और हम उनके एक दूसरे से मिलके चलते हैं, हर तरह के बातचीत होती है, पार्टी की डिस्कशन भी होती है। जब ये बात हुई थी तो ये कौन सी नई बात है कि इनके राब्ते नहीं है? राब्ते तो थे, कहीं ना कहीं से डाउन किया जा रहा था, हालात बेहतर करें। अब क्या होगा? अब होगा क्या? आज वाली मीटिंग में भी ये तय पाया है कि किसी हद तक एक तो पूरा ग्रुप, ख्वाजा आसफ साहब और दीगर अफराद बिल्कुल चढ़ाई रखेंगे, हम माफी नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पैरेलल ग्रुप सानिया 9 मई पे मुखालफत करेंगे कि बिल्कुल इनका सजा होनी चाहिए, लेकिन मुआशी हालात और इन चीजों को लेकर अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए यह बयानिया आज से आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून का एजेंडा होगा, और कोशिश करेंगे आए अपोजिशन वाले बैठे। भाई आपने पीडीएम दौर में ये सारा इकदाम किए। मेरी एक नून लीग से बात हुई, नून लीग के अहदेदार से जो इजलास में थे, उन्होंने कहा कि पीडीएम 1 का तो हिसाब हम नहीं मांगते, ना हम पार्टी के अंदर में बात करें तो नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि हम किस तरीके से ये मंजन बेचेंगे, वो इस पर काफी परेशानी उनमें है। अब देखिए आइंदा आने वाले दिनों में उनका एजेंडा बयानिया यही होगा कि मुआशी हालात बेहतर करने के लिए अपोजिशन इस प्लेटफॉर्म पर आए, हालात बेहतर करें। जुमला आपकी इजाजत से, जी साहब, एक जुमला सिर्फ आपकी इजाजत से, कभी कभी हुकूमत के बारे में, नून लीग की लीडरशिप के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में सोच के थोड़ा सा तरस आता है, और वो इस बात पे आता है कि जो इनकी चाहत है, देखिए पैसा और ओहदे और गाड़ियाँ और एस्कॉर्ट्स और बड़े बड़े दफातर और ताकत तो मिल गई, लेकिन जो इनकी असल चाहत है वो ये है कि अवाम हमसे मोहब्बत करे, हम जब निकलें तो अवाम का समंदर हो, बस हर तरफ लोगों की लाइनें लग जाएं, वो नारे लगा रहे हों, फूल की पत्तियां निशावर हो रही हों, ये जो चाहत है। बाकी आप जो भी कर लें, ये हासिल करने के लिए जिस डगर पे आप चल रहे हैं उस पे नहीं मिलेगी। हो सकता है इकोनॉमिक इशारिये भी कुछ बेहतर हो जाए, बांग्लादेश में बिल्कुल ठीक थे इकोनॉमिक इशारिये, हो सकता है कि आपके ओहदे भी बरकरार रहें, आपकी ताकत भी बरकरार रहे, आपका पैसा भी बरकरार रहे, कोई नैब से रिकवरीज ना हो बड़े बड़े मगरमच्छों से, लेकिन जिस मोहब्बत की, आवाम के दिलों की मोहब्बत की उनकी चाहत है, उसके लिए कोई अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वो इस तरह के कामों से साहब आम मकबूलियत की और राब्तों की जहाँ पर बात कर रहे हैं ना, इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब भी बन चुके हैं, तो नाज़रीन इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर मौलाना फजल रहमान बन चुके हैं, और नून लीग का दावा है कि उनका मौलाना फजल रहमान से फितरी इत्तेहाद है, और साथ साथ दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी पुरुमीद है कि मौलाना फजल रहमान के साथ PDM 1 में जो कुछ हुआ वो दोबारा ऐसा नहीं चाहेंगे। आदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब पिच के दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो हुकूमती नुमाइंदों से भी मुलाकात कर रहे हैं, और फिर जबकि अपोजिशन से भी वो मुलाकात में है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ से। क्या लगता है आपको? देखिए इसमें कोई शक नहीं, मौजूदा सूरत हाल ने मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासी अहमियत बढ़ाई है, और एक कामयाब सियासतदान के तौर पर इस वक्त वो मुल्क में सामने आए हैं। और इस वक्त अब देखें कि नून लीग दावा कर रही है कि हमारा इनसे फितरी इत्तेहाद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है जी मौलाना हमारे साथ चल रहे हैं। एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामान में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे, कमेटियां बन गई, और दूसरी जानिब वो एक बिल लाते हैं, नूर आलम खान साहब, और हुकूमत के साथ बातचीत चलती है, हुकूमत के जो बड़े हैं वो इनकी रिहाइशगाह पे जाते हैं, इनसे सपोर्ट मांगते हैं, आगे मिलकर चलने की बात करते हैं, मौलाना उनको भी जो है वो एक अच्छा जेस्चर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कार्ड मौलाना ने यूज करके अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा ली, और वाकई वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो गए कि हुकूमत को उनको इंगेज करना है। तो उसकी रीजन ये है, नंबर गेम का मामला अलहदा है, एक तो मौलाना की सपोर्ट के बगैर कौमी असम्बली और सेनेट में उनकी नंबर गेम पूरी नहीं होती, और दूसरी जानिब मौलाना वाकई हुकूमत के लिए एक दर्द सर भी बनते जा रहे थे। तो मौलाना ने जो रियलाइज करवाना था कि आपने मेरे साथ बेवफाई की, हम इकट्ठे चले थे, PDM जो है वो मैं लीड कर रहा था, और उसके बाद आपने मेरे साथ ये किया, और जो उस केक में हिस्सा बनता था आपने मेरे साथ वो शेयर नहीं किया, तो आपने मेरे साथ बेवफाई की। तो मौलाना ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो उनके पास आकर अपने कियों पर माफी मांगे और उन्हें एंगेज करें। और मौलाना ये बात नून लीग की दुरुस्त है कि फितरी इत्तेहाद उनका
नून लीग के साथ ही है, हुकूमत के साथ ही है, और उन्होंने चलना हुकूमती इत्तेहाद के साथ ही है। ठीक है, चलना हुकूमती इत्तेहाद के साथ है। असाद साहब, आप क्या देख रहे हैं? दिल साहब तो कह रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद के साथ ही चलेंगे, आप क्या देख रहे हैं कि उनका वोट किसके पलड़े में डालेंगे वो अपना? इकबाल ने फरमाया कि वाइज सबूत लाए जो मैं के जवाज में, तो इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक, बहुत बसद एहतराम गुजारिश करूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर है इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर तो ये कहानी कोई ज़्यादा देर ना चलती हुई नज़र आ रही है, ना ही इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई खुशी के इम्कानात इसके अंदर ज़्यादा ज़ाहिर हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नाराज़ हुए, तो उनकी नाराज़गी ये तो बाद में, बहुत बाद में, अभी रिसेंटली इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन ठीक नहीं था, शफाफ नहीं था, उन्होंने बात करनी शुरू की। आपको याद होगा विस्पर्स में सिर्फ इतनी बात होती थी कि मौलाना साहब को लगता है कि उनको पावर के अंदर अपना शेयर नहीं मिला, यही थोड़ा सा शेयर मिल गया होता तो मौलाना साहब शुरू से ही एक तरफ रहते। उनका तो कहना ही ये था कि जो हमसे बात की गई, बल्कि उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू के अंदर गालिबन के जो हमसे बात की गई थी उसके मुताबिक जो सेटलमेंट है इफेक्टिवली वो उनकी नहीं की गई। तो इसके अंदर तो एक मिनट के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ जरदारी साहब के साथ थे, उन्हीं की पीडीएम के सरबराह और कन्वीनर थे पीडीएम 1 के, और पीडीएम 2 में भी वो कुछ अपना हिस्सा चाहते हैं। लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि मौलाना साहब के दिल में लोगों का दर्द और जमहूरियत का प्यार और कानून और आइन की बालादस्ती और जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम के हक़ में खड़े होने का जज्बा है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उनकी सियासत कई दिहाइयों पर मुनसर है। उनकी माजी की दिहाइयाँ देख लें, जितना वो पहले जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ थे उतना ही आज भी है। जी, यानी ज़ाती जंग जो है वो ही लड़ी जाएगी जो माजी में भी हम देखते रहे हैं। हसन साहब, जिस तरह से साद साहब ने भी ये बात की है, और आप क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब तो इस वक्त सियासत में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, मुलाकातें हो रही हैं, सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, फिर और भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्या देख रहे हैं आप अंदरूनी कहानी? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो मौलाना साहब जब 88 में पहली बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत की थी। उस वक्त से लेके आज तक अगर हम देखें तो कई दफ़ा ये उनके साथ करे हुए, फिर मुखालफत रही और फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे, और हमेशा वो इक़्तिदार का साथ रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार से वो अलग हो जाए, यही मामला बना। लेकिन मैं परेशान इस बात पे हूँ कि मौलाना साहब ने एक फ़ैसला कर लिया है। वो क्या किया ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। ये कुछ बयानात उनके मैंने निकाले कि अगर आप देखें 9 मई को पेशावर जलसा में उन्होंने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, हम अवाम की इज्जत नफ्स का मुकदमा लेकर आए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 30 जून को उन्होंने मुतालबा किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, और 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कौम का वोट का हक लुटाया जाए और सरनो शफाफ इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएँ। फिर उन्होंने कहा हेरा फेरी करके जमीयत इस्लाम को हराया गया। उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। खैर वो उन्होंने रखे, ये मुतालबा सामने रखे। मामला क्या था कि उन्होंने अपना पार्ट का हिस्सा बना। क्या कह रहे थे वो? देखिए, मैं ज़रा ये आपके सामने चीज़ें रख दूँ खबर, क्योंकि टाइम थोड़ा, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये मामला जब हुआ, इख्तिलाफात चलते रहे, पीडीएम 1 में उन्होंने भरपूर तरीके से रज के उन्होंने अपनी जो है वो पोजीशन संभाली और उन्होंने काम पूरा किया। खैर जब जरदारी साहब से मिले, उससे पहले मुलाकातें चलती रही। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि जरदारी साहब, यानी आप टाइम देखें, जरदारी साहब सदर मुमलिकत, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुलाकात करने गए, और फिर उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब से भी बातचीत हुई, मेरे जरा ये दावा कर रहे हैं। अब मामला ये तय पाया था जब जरदारी साहब से मुलाकात हुई कि हम आपकी मुलाकातें भी करवाते हैं, तमाम को जो स्टेक होल्डर हैं आपको इत्मीनान दिलाते हैं, आपके साथ चलेंगे, आपको हुकूमत में लेकर आएंगे, मामला आपको इंगेज करेंगे। यहाँ तक कि बलोचिस्तान में कहीं ना कहीं उनको इंगेज करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। और उन्होंने ये, मौलाना साहब ने ये बात की, उस टाइम ये मीटिंग में बात कही थी कि हम पीटीआई के साथ भी उस तरीके से नहीं हम पेश आएंगे, और ना आपके साथ, हम बैलेंस रहेंगे, और ताकि आपको किसी हद तक जहां पर सपोर्ट मिलना चाहे करेंगे, लेकिन
जरूरी है कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए कि हम कोई पोजीशन बना सकें, हाँ ये रीजन ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। वो फिर क्या हुआ, वो फिर आज नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि तमाम सियासी जमातें माशी बहाली के लिए आप इकट्ठी हों और ये मामला बने। आइंदा हो सकता है, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में जो उनसे बातचीत हुई है कि मौलाना साहब उनका साथ दें, लेकिन जो ये बड़े बड़े दावे करते रहे वो किस हद तक ठीक होंगे। अब रही बात दूसरी के कल शहबाज शरीफ साहब जो उनके पास चल के गए और उन्होंने बात की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो असल जहां पर मुज़ाकरात होने चाहिए, जो बानी पीटीआई बात करते हैं, उन्होंने कहा वहां से तो अप्रूवल ले आए शहबाज शरीफ साहब। तो मेरी इत्तला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे बहुत रोना रोया, बहुत उन्होंने गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा आपको भी पता है कि हम किस तरह चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे आपको ले सकें। उन्होंने अपनी मजबूरियां सामने रखी कि ये मजबूरी है, फलां पर ये सेक्रेटरी बैठा है वो हमारी बात नहीं मानता, फलां के ये मामलात हैं। पंजाब का उन्होंने मेरी इत्तला ये है कि रोना रोया कि वहाँ पर ये मामलात हैं, उस तरीके से ये मामला सेटल नहीं हो पा रहे, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बलोचिस्तान में क्योंकि हमारी इतनी कमांड नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमांड है, हम आपको लेकर आएंगे, गिव एंड टेक की बात की, कुछ ना कुछ मामला चले। तो मेरी इत्तला ये है कि वो भी मौलाना साहब किसी हद तक उनके साथ चलने पर इत्तफाक कर लिया है, क्योंकि मौलाना साहब चाहते ये हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो खेल का हिस्सा बने, और वो इसमें मेरा ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो इनके साथ खड़े हो चुके हैं, इनको यकीन दहानी करवा गया है ना। बिल्कुल हसन साहब, बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे IMF मुआहिदा क्या होना था। खबर ये है कि FPR में तब्दीलियों ने टैक्स हदाफ को शदीद मुतासर किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक अगस्त के लिए महसूलात का हदफ 898 अरब रुपए रखा गया था। ताहम गुज़श्ता रोज़ तक बमुश्किल 790 अरब रुपए जमा हो सके हैं और 100 अरब रुपए तक का शॉर्टफॉल भी पैदा हो चुका है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल से IMF प्रोग्राम में मज़ीद ताख़ीर का खदशा भी पैदा हो चुका है। ज़राए के मुताबिक IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में इस शर्त पर आमादगी दी है कि पहली तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ तो मिनी बजट लाया जाएगा। इसके साथ साथ ताजिर दोस्त स्कीम में भी FPR को हदफ में नाकामी का सामना है। आदिल साहब, ऐसे में तो कैसे ये टैक्स हदाफ कैसे हासिल किए जाएंगे? जिस तरह से शॉर्टफॉल बताया जा रहा है, क्या एक और मिनी बजट आने को है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। एक नया एक मिनी बजट आ सकता है और उसमें नए टैक्सेस लगेंगे अगर ऐसी सूरत हाल होती है, और उसमें टैक्स स्लैब्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि जो पेशगी शराइत थी IMF की, उन शराइत में ये लिखा था कि जो पहली तिमाही होगी उसमें जो शॉर्टफॉल है अगर 50-60 अरब रुपए का भी हुआ तो मिनी बजट लाना होगा। ये प्री रेक्विजिट्स थी और उसी सूरत में ये मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो शॉर्टफॉल है सिर्फ इस महीने का, ये 100 अरब रुपए है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो FBR के अंदर जो नए चेयरमैन FBR के आने के बाद यानी 30 अफसरान उनसे सीनियर हैं, जिसमें से 24 फील्ड में हैं और 6 जो हैं वो FPR हेडक्वार्टर में हैं जो उनसे सीनियर हैं। तो जो रिजेंटमेंट पाई जा रही थी उन अफसरान की जानिब से, जो अदम ताउन था और अंदरूनी माहौल जो ख़राब हुआ, उसमें एक वजह सबसे बड़ी ये बताई जा रही है। और इसमें अब ये जो 100 अरब रुपए का ये जो शॉर्टफॉल है, 898 अरब जैसा कि आपने बताया टारगेट था इस महीने का, और 790 अरब जो हैं वो कलेक्शन है। तो अगले महीने का टारगेट जो है वो 1236 अरब है। उसमें भी अगर यही सूरत हाल रही तो उसमें भी कलेक्शन में कोई ऐसा अगर शॉर्टफॉल आता है तो फिर ये जो मिनी बजट अगर आता है तो इसमें ये आम पाकिस्तानी जो पहले ही टैक्स के नीचे दब के रह गया इस बजट में, उसके लिए ये 100-150 अरब का खुदा न खास्ता अगर कोई ये शॉर्टफॉल कवर करने के लिए मिनी बजट लाया गया तो एक और सैलाब टैक्सेस का जो है वो मुल्क में आ सकता है। जी ठीक है, सैलाब आ सकता है। साथ साहब, FBR में इस्लाहात की अगर बात की जाए तो ये तो बहुत पुराना रोना है, और क्या देख रहे हैं आपके, रुकावट है क्या? देखिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए और 2-3 तरीके हैं सिर्फ उन पैसों को इकट्ठा करने के। या हम कुछ बाहर बेचें जिसकी वजह से हमें पैसे मिलें, जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं, या हम अपने पैसे इतने डोमेस्टिकली बनाएं कि टैक्सेशन में से उसके अंदर से पैसे थोड़े से हुकूमत के पास ज़्यादा हों,
और या जो हमारी दीगर कुछ ख़ास तौर पे फॉरेन करेंसी रिलेटेड मैटर्स हैं, उनके लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पे कुछ पैसे भिजवाएं। इस वक्त हुकूमत का मसला ये है कि ना एक्सपोर्ट चल रही है, ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़्यादा पैसे भिजवा रहे हैं, और जो डोमेस्टिक इकॉनमी है एज अ रिज़ल्ट उसको किसी तरीके से उसके अंदर IMF की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो चंद लोग कमा रहे हैं जॉब्स के ऊपर, दीगर चीज़ों पे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करके और सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करके पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी रीजनेबल इकोनॉमिस्ट से पूछ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक डाउनवर्ड स्पायरलिंग साइकिल है, जिस वजह से हुकूमत इस तरह की चीज़ें कि चलें कुछ एसेट्स को प्राइवेटाइज करके उसमें से कुछ पैसे कमा लेते हैं, कुछ दीगर इस तरह की चीज़ें करना चाहती है। जब तक हम दुनिया को कुछ बेचेंगे नहीं, जब तक हम कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे जो दुनिया हमसे ख़रीदती है, जिसकी सेल डोमेस्टिकली भी हो, इंटरनेशनली भी हो, हर मुल्क जिसने तरक्की की है वो दुनिया को कुछ बेचता है, जहाँ से ये सारी कहानी चलती है। जब तक ये नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर से ये पैसे पूरे नहीं होंगे। ठीक है, पैसे पूरे नहीं होंगे। हसन साहब, एक तो शॉर्टफॉल का मामला है, एक मिनी बजट का मामला है, और ख़ास तौर पर FBR हुकूमत इस मामले को लेकर क्या सोच रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे शॉर्टफॉल का अगर देखें तो मेरी हुकूमती और कुछ सेक्टर से बात हुई तो दो चीज़ें बड़ी अहम है। गुज़िश्ता साल इन 2 महीनों में 92 अरब रुपए का हमने रिफ़ंड दिया था, और अब बताया जा रहा है कि 132 अरब का रिफ़ंड और 40 अरब का साफ ज़ाहिर, एक तो रिफ़ंड ज़्यादा गया, और फिर दूसरा 4 चीज़ों को देखते हुए टैक्स कलेक्शन की जाती है। नंबर 1 इन्फ्लेशन, फिर ग्रोथ रेट, और फिर तीसरी पॉलिसी मेजर्स क्या है, उसके मुताबिक कैसे इकदाम उठाने हैं, और फिर चौथी होती है कि आप किस हद तक एफर्ट करते हैं। ये बात दुरुस्त होगी कि आपस में इख्तलाफात होंगे, लेकिन बात इतनी सी है कि ये FBR में कोई आज का माफिया नहीं है, कई अरसे से वहाँ पर माफियाज हैं। किस तरीके से शराफिया के साथ उनका गठजोड़ है, मेरे ख्याल में इसको तोड़ने के लिए भी कुछ वक्त लगेगा। ये कहना कि कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, जिन्होंने काम करना होता है वो करते हैं। आज भी जो इजलास हुआ है, मेरी इत्तला ये है कि 5 से 6 ऑफिसर्स को वार्निंग जारी की जा रही है, और अगर जो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, और फिर ये मेरी इत्तला है कि अगर मज़ीद ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस इसी तरह रही और जो उनको टास्क दिए जाते हैं वो उसके बजाय किसी और कामों में मुदाखलत करते रहे, मामला लगे रहे, तो मेरे ख्याल में फिर उनको मुअत्तल भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो मनी बजट आ सकता है, देखिए IMF का मुआहदा हुआ था और उस वक्त भी ये हमने सामने रखा था जब बजट आया था कि उसमें था कि फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद देखा जाएगा किस हद तक जो गैप आ रहा है उसको पूरा करने के लिए आप मिनी बजट ला सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो मिनी बजट में 2-4 चीज़ें हो सकती हैं जो टैक्स जहाँ पर लगाया जा सकता है, जिसमें एक इंपोर्ट्स है, प्रोफेशनल्स की आमदनियों पर टैक्स लग सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स, इसी तरह फर्टिलाइजर्स पर मजीद टैक्स लगाया जा सकता है, और ताजर बरादरी के साथ उसको इंगेज करने के लिए जो है वो 3-4 पोजीशन आज भी प्राइम मिनिस्टर से उसकी अप्रूवल ली गई है। मेरा ख्याल है उस पर जाया जा सकता है कि उनको बजाय महारना की बजाय सहमाई पर चले जाएं, उस पर ये हवाले से कुछ तजावीज़ जारी हैं, और ताजर को इंगेज करने के लिए इम्कान यही है कि जो फिक्स टैक्स रेट है उसको कम कर दिया जाए। अब देखना यह है कि किस हद तक उनको इंगेज किया जाता है। एक बड़े टास्क हैं, अभी बहुत लंबा है क्योंकि गुज़श्ता माली साल की निस्बत इस माली साल के दौरान एक ज्यादा आपने बढ़ाया है, कहां 9400 से कहां 12300 समथिंग है। तो यूं अगर देखा जाए तो एक तो टैक्स कलेक्शन का काम ज्यादा है, फिर दूसरा इन्फ्लेशन जो मैच करते हैं कि अगर पहले 22-23% थी अब किसी हद तक कम हुई है, लेकिन मुकाबला हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले को जो है संजीदगी से लेकर आगे चलेगी। तो इसके साथ ही जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।